Hello students, today's our topic is electric flux. Electric flux. So to understand the electric flux, first of all, we will discuss about area vector. We will discuss about what? Area vector. Area is a scalar or vector quantity. For this, there are so many opinions, so many discussions, but in 3D geometry for a finite planar surface of scalar area and unit normal, the vector area is the unit normal scaled by the area. हम क्या करते हैं उसको यूनिट स्केल्ड कर देते हैं. ठीक है, लाइक सपोज आई विल कंसीडर दिस सरफेस. तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड जो है वो क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर होगा. क्लियर. और एरिया वेक्टर अगर मैं एस एज्यूम करता हूं तो इसका एरिया कितना है, एस, एंड एरिया वेक्टर इज एस वेक्टर. दिस लेंथ ऑफ एरो शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया. क्लियर. अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई इसी डायरेक्शन में क्यों लें. हम ये डायरेक्शन भी ले सकते हैं, बट अगर हम ये डायरेक्शन ले रहे हैं तो इस डायरेक्शन को लेने का कोई मीनिंग नहीं है. देयर इज नो यूज ऑफ दिस डायरेक्शन बिकॉज फॉर अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन इज यूनिक. किसी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन क्या होती है, यूनिक होती है. यूनि डायरेक्शन होता है, एक ही डायरेक्शन होती है. तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन ये एज्यूम कर रहा हूं, इट मींस इसको लेने का कोई मीनिंग नहीं है. बट एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड. चलिए, अच्छा अगर मान लो मैं ये वाला एरिया लेता हूं, सपोज ये एरिया ले लेते हैं. कई तरह से हम इसको समझ सकते हैं. अगर मैं ये डायरेक्शन ले रहा हूं देन इसकी डायरेक्शन ये होगी. ये डायरेक्शन ले रहा हूं तो डायरेक्शन इधर होगी. इधर ले रहा हूं तो डायरेक्शन ये होगी. यहां ले रहा हूं तो डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी. इसकी डायरेक्शन ये. कौन सी डायरेक्शन है. हाँ, अगर ये 2 मीटर है एंड इट इज 3 मीटर देन एरिया इज 6 मीटर स्क्वायर, नो प्रॉब्लम. बट इस 6 मीटर स्क्वायर की डायरेक्शन क्या होगी, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस 6 मीटर स्क्वायर. इसी तरह से अगर मैं स्क्वायर की बजाय रेक्टेंगल कंसीडर कर लेता हूं, इट इज 2 मीटर एंड इट इज 4 मीटर सपोज, देन इट इज 8 मीटर स्क्वायर, नो प्रॉब्लम. क्या डायरेक्शन होगी इसकी. तो माइंड में बच्चों आपको ये रखना है, डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी. थोड़ा सा और इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, एरिया वेक्टर के बारे में. सपोज अब मैंने इस प्लेन को जो है कैसे ले लिया, इस तरह से. पहले हमारे प्लेन ऐसे रखे हुए थे, अब हमने कैसे रखे हैं, ऐसे रखे. ये पॉइंट मैं एज्यूम करता हूं, इस पॉइंट पर डायरेक्शन चेक करना चाहता हूं. इस पॉइंट पर डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड, नो प्रॉब्लम. एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड. तो हमने जब ये डायरेक्शन कंसीडर कर ली इसकी, तो इस डायरेक्शन को कंसीडर करने का कोई मीनिंग नहीं है. इस पॉइंट के ऊपर सेम, इस पॉइंट पे सेम. तो इस प्लेन के लिए, इस सरफेस के लिए द डायरेक्शन इज सेम. बट इफ आई कंसीडर ए कर्व, अगर मैं कर्व को कंसीडर कर रहा हूं, फॉर दिस डायरेक्शन इज दिस, नो प्रॉब्लम. फिर ये डायरेक्शन हम फिर नहीं कंसीडर करेंगे. अगर मैं इस डायरेक्शन को कंसीडर करता हूं देन आई हैव नो राइट टू कंसीडर दिस डायरेक्शन बिकॉज फॉर वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन इज ओनली वन. एक वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन एक ही होती है. अच्छा,
इस पॉइंट पे बात करें तो डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड यहां हो जाएगी। तो मतलब कहने का क्या है कि अगर मैं कोई एक प्लेन सरफेस ले रहा हूं तो प्लेन सरफेस के लिए अगर सिमेट्रिकल सरफेस है देन डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड रहेगी, एक ही हर पॉइंट की डायरेक्शन एक रहेगी। बट इफ आई कंसीडर ए कर्व, अगर मैं कर्व को कंसीडर कर रहा हूं देन डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड, बट हर पॉइंट्स की डायरेक्शन में बी डिफरेंट, ऐसे में बी डिफरेंट, ये कंसीडर नहीं कर। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी और बात समझ लेते हैं कि भाई इस वेक्टर एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है क्या होता है, दोनों होते हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही होते हैं। डायरेक्शन तो शो हम ऐसे कर देते हैं बट मैग्नीट्यूड इज शोन बाय द लेंथ ऑफ द एरो, ये बात इनिशियली मैंने आपसे डिस्कस कर ली थी, ठीक है। और डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन इज ओनली वन, हम एक ही डायरेक्शन मानते हैं। ये दोनों बातें हमने सीख ली। चलिए कर्व्ड सरफेस के लिए हमने बात करी थी, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, डायरेक्शन आउटवर्ड कंसीडर करते हैं एंड अलग अलग पॉइंट्स पर डायरेक्शन जो है वो अलग अलग होती है। अब एरिया को वेक्टर मानने की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? एरिया अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं, वहां हमने डायरेक्शन के बारे में कोई बात नहीं की। एरिया को डायरेक्शन क्यों कंसीडर किया गया? देखिए स्टूडेंट्स, वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है कि अगर मैं उसकी डायरेक्शन बदल दूं तो डायरेक्शन चेंज होने से उसका इफेक्ट भी चेंज हो जाए। अगर डायरेक्शन चेंज करते हैं और उसका इफेक्ट भी चेंज हो जाता है तब तो वेक्टर क्वांटिटी है, अदरवाइज इट इज ए स्केलर। स्केलर क्वांटिटीज के साथ ऐसा नहीं होता। वेक्टर क्वांटिटीज के साथ क्या होता है, डायरेक्शन चेंज करने से उसका इफेक्ट जो है वो बदलता है। जैसे ये एक ब्लॉक है, सपोज 11th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, इस ब्लॉक पे मैंने फोर्स अप्लाई किया एक्स डायरेक्शन, इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स डायरेक्शन में अप्लाई किया, देन व्हाट विल हैपन, सपोज इट्स मास इज m एंड फोर्स इज 5 न्यूटन। तो क्या होगा, ये किसी ना किसी एक्सेलरेशन से क्या करेगी, मूव करना स्टार्ट कर देगी। कौन सी डायरेक्शन में? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, सपोज इट इज द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये क्या करेगी, इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगी विद एनी एक्सेलरेशन, नो प्रॉब्लम। बट अगर बच्चों में फोर्स ऐसे लगाता हूं देन व्हाट विल हैपन, तब इस 5 न्यूटन का असर, 5 न्यूटन का इफेक्ट चेंज हो गया। डायरेक्शन चेंज करने से इसका इफेक्ट भी चेंज हो गया। सिमिलर प्रॉपर्टी जो है, सेम प्रॉपर्टी हम इस एरिया वेक्टर को कंसीडर करते हैं कब, इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ इसका चेंज जो है वो बदलता है। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम थोड़ी देर में बात करेंगे। मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज इट इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लास्ट वीडियोस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने आपको बताया था एंड दैट वाज व्हाट, दैट वाज इक्विडिस्टेंट एंड at every point of the field intensity और field should be same। अब देखिए मैंने क्या किया, एक सरफेस S को इस ओरिएंटेशन में रखा। हाँ, ओरिएंटेशन से याद आया कि एरिया वेक्टर जो है ये क्या करता है, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। एरिया वेक्टर क्या करता है, ओरिएंटेशन चेंज होने से एरिया या एरिया वेक्टर की इफेक्ट जो है वो चेंज होता है। दैट्स व्हाई वी हैव टू कंसीडर दिस एरिया एज ए एरिया वेक्टर। क्लियर? ओके, तो एक सरफेस एस था, उसको मैंने ऐसे रखा, मींस ये कंडीशन, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द ई वेक्टर।
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मोस्ट ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू दिस सरफेस, ज्यादा लाइंस इसमें से पास हो रही हैं। तो अभी हम इतना समझते हैं कि फ्लक्स इसका ज्यादा है, या मैं ये मानता हूं ज्यादा लाइंस इसमें से पास आउट हो रही हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा बेंड कर दिया लाइक दिस, ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, यानी इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दिया। पहले एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड ऐसे था, एस वेक्टर, नाउ इट इज लाइक दिस। और तीसरे केस में मैंने इसको कंप्लीटली ऐसे बेंड कर दिया, नाउ एस वेक्टर इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड लाइक दिस। इस वाले केस में मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, इस वाले केस में मॉडरेट नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, इस वाले केस में मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे मैंने इसको बेंड किया, ओरिएंटेशन चेंज किया, एंगल चेंज किया, वैसे वैसे एरिया वेक्टर के इफेक्ट से फील्ड लाइंस जो है इसमें से कम, ज्यादा या मिनिमम पास आउट होना स्टार्ट होगी। सो एरिया वेक्टर जो है इस तरह से फील्ड के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इफेक्ट करता है। बट यू हैव टू रिमेंबर दैट एरिया वेक्टर इज perpendicular to the surface and always outward as far as 12th class is concerned। 12वीं क्लास तक के लिए आपको इतना याद रखना है कि एरिया वेक्टर इज व्हाट, एरिया वेक्टर इज perpendicular outward to the surface like this। सपोज मैं ये वाला एरिया ले लेता हूं, तो इस वाले के लिए परपेंडिकुलर आउटवर्ड, यहां परपेंडिकुलर आउटवर्ड ऐसे, परपेंडिकुलर आउटवर्ड लाइक दिस। क्लियर? ओके, नाउ वी विल मूव अप टू आवर टॉपिक व्हिच इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजरमेंट, स्ट्रेंथ का जो मेजरमेंट है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसके लिए? फॉर ए गिवन सरफेस, किसी गिवन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, फॉर दैट गिवन सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। या अगर मैं सिर्फ फ्लक्स की बात करूं, मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात नहीं करता, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होता है? It is the presence of a force field in a specified physical medium। किसी स्पेसिफाइड फिजिकल मीडियम में किसी फोर्स फील्ड की जो प्रेजेंस है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एंड अकॉर्डिंग टू फेराडे, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? Because initially Faraday discussed about the electricity and field and all about this. So it is the composed of electric field in small bunches. Electric field is composed in small bunches. These small bunches are called tube of flux, and number of tube of flux are called electric. I think you got my point. Number of tube flux is called electric flux। तो बड़ा सिंपल सा काम है कि किसी सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस करती हैं, उस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। जितनी फील्ड लाइंस किसी सरफेस को परपेंडिकुलरली या नॉर्मली क्रॉस करती हैं, the number of field lines, number of electric field lines are called electric flux। अब electric flux को डिनोट करते हैं phi e से, and it is a scalar quantity। electric flux is a scalar quantity। तो number of field lines passing normal to any surface is called electric flux। अब कुछ जगहों पर बुक्स में या कहीं आपको कोई बताएगा दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। सही है, बट कब? व्हेन एंगल इज फिक्स्ड, जब एंगल क्या हो? फिक्स हो। अभी मैं इसका फॉर्मूला लिखने वाला हूं, देन यू विल अंडरस्टैंड। और जब एंगल फिक्स हो या सरफेस फिक्स हो, देन phi is directly proportional to the angle. अंडरस्टैंड? चलिए बात करते हैं अभी थोड़ी देर में। अब हम बात करते हैं भाई कि ये जो phi है मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये डिपेंड किस पे करता है? फर्स्ट, it depends on strength of the electric field. It depends on the strength of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा होगा, फ्लक्स का स्ट्रेंथ या फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा। अंडरस्टैंड? एंड सेकंड वन इज एरिया ऑफ द सरफेस। एरिया ऑफ द सरफेस, सरफेस का एरिया कितना है, इस पे डिपेंड करता है। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द orientation. It is the orientation of surface. It is the orientation of surface with electric field. Electric field के साथ orientation जो है वो कैसा है, orientation कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा कि भाई हमारा फाई कैसा होगा। हमारा फाई कैसा होगा? बिल्कुल किसके जैसा होगा? जैसा मैं बताऊंगा उसके जैसा होगा। तो ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है। ओरिएंटेशन का मीनिंग आप अच्छे से समझोगे, एंगल। ओरिएंटेशन मींस व्हाट? ओरिएंटेशन मींस एंगल, कि भाई एंगल कितना बनता है। तो फोर्स लाइन के साथ फिर इसको थोड़ा समझ लेते हैं बात को। देखिए भाई, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, ये तो ऑब्वियस सी बात है। अब ओरिएंटेशन को हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी किसके बारे में? एरिया वेक्टर के बारे में। बिल्कुल वैसे सपोज ये फील्ड है हमारा, इसमें कोई सरफेस एस तीन तरह से ओरिएंटेड है। फर्स्ट वन इज लाइक दिस, ये ऐसे रखा हुआ है, सरफेस इज लाइक दिस। अगर ये पेपर में ले लूं तो ये ऐसे रखा हुआ है। ठीक होगी बात बच्चों? चलो, तो इस कंडीशन में क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। सरफेस एस से कम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है। मैं इसको थोड़ा सा और ऐसे सीधा कर देता हूं, सरफेस एस को। नाउ मॉडरेट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस सरफेस, एंड फाइनली इफ इट इज जस्ट नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड E vector, then maximum number of field lines crossing through the surface. तो जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस इस सरफेस को क्रॉस करेंगी उतनी ज्यादा फ्लक्स की वैल्यू होगी। अब आपको क्लियर हो रहा है, सरफेस ज्यादा होगा तो ज्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी। फर्स्ट डिपेंडेंस। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस जो है वो क्रॉस करेंगी। स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या है? स्ट्रेंथ का मीनिंग ये है डेंसिटी ऑफ द लाइंस इज हायर, मींस जितनी ज्यादा पास फील्ड लाइंस होंगी, जितनी क्लोज, जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी उतनी ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, उतना ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रांग होगा। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड मींस मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर? या इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस। तो एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ एंगल मींस ओरिएंटेशन। अगर ओरिएंटेशन बिल्कुल ऐसा हो जाता है, ओरिएंटेशन बच्चों का बिल्कुल ऐसे हो जाता है लाइक दिस, तो क्या होगा?
तो मिनिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे इस सरफेस को। ऐसे हो जाता है तो उससे कुछ ज्यादा, ऐसे होता है तो कुछ ज्यादा, बट जब ऐसे होता है तो मैक्सिमम फील्ड लाइंस क्रॉस करते हैं उसको। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, एरिया एंड orientation of the surface depends or decides the strength of electric flux। फ्लक्स की स्ट्रेंथ या फ्लक्स की वैल्यू को डिसाइड करता है। इतनी बात क्लियर है? सो इट इज clear or it shows that as far as orientation is concerned, flux एंगल से डिपेंड करता है। मींस फ्लक्स आल्सो डिपेंड्स ऑन एंगल। फ्लक्स किस पे और डिपेंड करता है? एंगल पे। कि एंगल क्या है, किस किस के बीच में एंगल क्या है? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है? और एरिया वेक्टर होता है क्या है? इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। चलिए अब हम फ्लक्स की तरफ थोड़ा और बढ़ जाते हैं, फ्लक्स की तरफ थोड़ा और बढ़ते हैं। हाँ, कंसीडर दिस एरिया लाइक दिस। अच्छा, इसका एरिया वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एंड फील्ड लाइंस आर लाइक दिस, बिल्कुल ऐसे। जब फील्ड लाइंस ऐसे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस परपेंडिकुलर इसके, या एरिया वेक्टर जो है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है, उस कंडीशन में थीटा इज इक्वल टू 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 है। अब हमारा सरफेस ऐसे है, सरफेस हमारा इस तरह से है, यानी एरिया वेक्टर एस वेक्टर इज लाइक दिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज still like this. Now angle is 90 degree. Clear? थोड़ा सा इसको हम और घुमाएं। Now area vector is like this, no problem, but electric field is like this. Now angle between area vector and electric field is some angle theta, not equal to 90, not equal to 0। ना तो 0 को इक्वल है और ना ही 90 इक्वल है, इन बिटवीन 0 और 90। तीनों केसेस आप देख। तो हमें देखना क्या होता है, मान लीजिए मैं इतना एरिया लूं तो कितनी फील्ड ऑफ लाइंस, हाउ मेनी फील्ड ऑफ लाइंस विल क्रॉस थ्रू द एरिया? सर बहुत कम। बिल्कुल, थोड़ा सा और बढ़ा दें सर, और ज्यादा, थोड़ा और बढ़ा दें सर, और ज्यादा, पूरा कर दें मैक्सिमम। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे एरिया इंक्रीज हो रहा है, मींस जैसे जैसे हम एरिया को बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे ज्यादा एरिया ले रहे हैं, वैसे वैसे फील्ड लाइंस ज्यादा, मींस प्रोडक्ट हो रहा है। अब अगर मैं इसका ये कंपोनेंट लेता हूं, देन इट विल बी ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा। ज्यादा एरिया ज्यादा फील्ड लाइंस, कम एरिया कम फील्ड लाइंस। तो इसका मतलब क्या है कि बार बार हमें क्या करना पड़ रहा है? इसको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। देन अगर मैं कोई स्मॉल एरिया लेता हूं यहां एस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई वेक्टर, देन फाई ई इज व्हाट? अगर देखो स्मॉल एरिया है तो फाई भी क्या होगा? स्मॉल होगा। तो ये बन जाएगा एस इंटू ई कॉस थीटा, या
ई एस कॉस थीटा। अब हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं भाई, फाई इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो अगर ई वेक्टर क्वांटिटी है, एस इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, देन इसको क्या लिखा जा सकता है, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर डी फाई ई। डी फाई ई हमने लगाया है स्मॉल के लिए, और डी फाई ई, एक इक्वेशन की दूसरी इक्वेशन क्लियर। अगर मैं क्लोज्ड सरफेस की बात करता हूं एंड टोटल फ्लक्स की बात करते हैं, देन इट इज द सरफेस और क्लोज इंटीग्रेशन। क्लोज इंटीग्रेशन ले लेंगे उसका, क्लोज इंटीग्रेशन ले लेंगे। और अगर ये स्मॉल है देन इट इज ds वेक्टर, ये स्मॉल है देन ds 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 वेक्टर एंड ds वेक्टर। तो phi e is what, क्लोज इंटीग्रेशन e वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने, क्लियर। अच्छा, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, अब देखिए फर्स्ट वाले केस में हमें याद क्या रखना है, हमें याद ये रखना है कि हमें एंगल किस किस के बीच में देखना है। हमें एंगल देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। तो जो थीटा एंगल बना है, इट इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अच्छा, अब हम ध्यान दें यहां पे, अगर फर्स्ट इक्वेशन इसको मैंने माना था, यहां से अगर हम कंसीडर करें, देन डी फाई ई इज व्हाट, cos 0 is 1, cos 0 is 1, then it is E ds। सेकंड वाले केस में बात करें, cos 90, एंगल कितना लेने अपने 90, cos 90 is 0, then d phi E is 0। क्लियर। एक और केस ले लेते हैं, कौन सा, थर्ड केस इज थीटा इक्वल टू 180। थीटा इक्वल टू 180 का मीनिंग क्या है, थीटा इक्वल टू 180 का मीनिंग है बच्चों कि ये सरफेस है, एरिया वेक्टर यहां है, ds वेक्टर एस वेक्टर जो भी मानना है अपने को मान सकते हैं, एंड e वेक्टर इज दिस। नाउ द एंगल बिटवीन एंड cos pi और 180 इज -1, देन d phi e इज व्हाट, इट इज माइनस, अगर ये ds है तो E ds। तो फ्लक्स मैक्सिमम और जीरो, अच्छा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव है, इट मींस अगर किसी सरफेस में ऐसे फ्लक्स एंटर करता है, हाउ मच phi 1, और ऐसे एग्जिट करता है phi 2, देन टोटल फ्लक्स इज phi 2 minus phi 1। इनकमिंग फ्लक्स and it is outgoing flux, so outgoing flux minus incoming flux equal to total flux in the surface S। तो ये था बच्चों फ्लक्स के बारे में, फ्लक्स इतना है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप उसको कर दो। उससे पहले हाँ, हमने इसका ऐसा यूनिट नहीं लिखा, ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स। अब फ्लक्स बोल रहा हूं मैं बार बार, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ही बात करेंगे अपने। फ्लक्स अगर मैं बार बार बोल रहा हूं, इट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओनली। तो सिंपल से हमने पढ़ा फाई ई या ई ds cos थीटा डी फाई ई, या तो इसका क्या होता है भाई, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का कोई डायमेंशन नहीं होता, कोई यूनिट नहीं होता। वैसे इसका यूनिट हम एंगल अगर बात करते हैं तो रेडियन या डिग्री में लेते हैं, बट अभी नहीं लेंगे। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, सो ऐसा यूनिट ऑफ
फ्लक्स इज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं इसको? और मैं इसको लिख सकता हूं वोल्ट इंटू मीटर, और इसको क्या लिख सकते हैं? वोल्ट इंटू मीटर। और क्या लिख सकते हैं इसको? केजी, यहां से देखो न्यूटन, केजी मीटर क्यूब, एक मीटर इसका एक ही मीटर क्यूब, एंड कुलम तो मीटर क्यूब S माइनस 3 एंड A माइनस। तो क्या बन गया? M1 L3 E माइनस 3 एंड A माइनस। तो इसका डायमेंशन भी लिख सकते हैं अपने। ये डायमेंशन पूछ लिया जाता है कई बार इस डायमेंशन को पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? So it is the dimension of electric flux. So electric flux is, electric flux है क्या? Electric flux is the measure of flow of the electric field through a given area. किसी given area में इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो कितना फ्लो कर रहा है, एनर्जी है ये एनर्जी है। और सपोज इतना गैप है, ये एनर्जी है और ये गैप है, इस गैप में से एनर्जी अगर ज्यादा जा रही है तो फ्लक्स ज्यादा है, इस गैप में से एनर्जी कम जा रही है तो फ्लक्स कम है, इस गैप में से एनर्जी जा ही नहीं रही तो फ्लक्स जीरो है। सेम विद द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, इट मींस ज्यादा फील्ड, ये रहा एरिया वेक्टर, माय मार्कर इज एरिया वेक्टर एंड माय फिंगर्स आर इलेक्ट्रिक फील्ड। ज्यादा क्रॉस कर रही है, कम क्रॉस कर रही है, बिल्कुल क्रॉस नहीं कर रही। जब ज्यादा क्रॉस कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल जीरो, जब कुछ कम कर रही है तो एंगल इन बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, और जब बिल्कुल ही नहीं कर रही है तो एंगल 90 डिग्री। क्लियर है? ओके। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, वो आप कर लोगे, हालांकि मुझे मालूम है आप कर लोगे। एंड क्वेश्चन इज लाइक दिस कि if the electric field is 6 I cap plus 3 j cap and 7 k cap. If electric field is 6 I cap, 3 j cap and 7 k cap. Calculate the electric flux. Calculate the electric flux through a surface, थोड़ा सा इसको वैसे बना दें, through a surface of 20 unit in YZ plane। चलिए इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है? कर लोगे? ओके, थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्टडी। और आज से मैं एक नई चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, वो ये है कि लास्ट में 4 लाइनें मैं आपके लिए बोल के जाया करूँगा। तो आज की लाइन्स हैं, गहन सगन मन मोहन वंतरु, मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं, अभी कहाँ आराम बदा मुझे, मूक निमंत्रण छलना है, अभी तो यारो मीलों मुझको चलना है, बहुत दूर जाना है, लंबा सफर है। कीप हार्ड वर्किंग। थैंक यू।